कम ऑन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको स्टार्ट करना है। ये सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग देख रहे हैं, राइट। और सिलेबस में आप लोगों को 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन और AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको PPE भी बोलते हैं हम लोग, राइट, प्यार से। तो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, राइट, और क्यों बनाए जाते हैं। तो ICAI की एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नाम की बॉडी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करने की, बनाने की, ठीक है। तो जहां जहां इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, जिस एरिया में लगता है कि अकाउंटिंग करना डिफिकल्ट जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रहा है, राइट, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उस एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। कैसे बनाता है उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उतना समझने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में बताता हूँ। वो पहले ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर ड्राफ्ट बना के सारे मेंबर्स को भेजते हैं, दूसरे बॉडीज को भेजते हैं चेक करने के लिए, और उनके सजेशंस मांगते हैं। सजेशंस आने के बाद फिर वो लोग रीड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको फाइनलाइजेशन किया जाता है। क्लियर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि 3 चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको बताती है। पहला, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, उसका रिकॉग्निशन कैसे करना। रिकॉग्निशन करना मतलब उसकी अकाउंटिंग कैसे करना, जर्नल एंट्री कैसे पास करना, राइट। तो रिकॉग्निशन यानी जर्नल एंट्री कैसे पास करना, तो ये हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएगा। नंबर 2, वैल्यूएशन कैसे करना वो बताएगा, ठीक है। हमको असेट्स का वैल्यूएशन करना होता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना होता है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना होता है, राइट। सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किसी प्लांट का, तो प्लांट की कॉस्ट पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, उसमें कौन से अमाउंट मुझे ऐड करने हैं, कौन से लेस करने हैं, राइट। वो वैल्यूएशन है। ईयर एंड पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं फाइनल अकाउंट में दिखाने के लिए, ठीक है। तो वैल्यूएशन कैसे करना, उसके प्रिंसिपल्स हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है। थर्ड, क्या क्या डिस्क्लोजर्स करना जरूरी है। आप समझो, जो हम लोग जो अकाउंट्स बना रहे हैं ना, ये अकाउंट्स हम लोग एक्सटर्नल पार्टीज के लिए बना रहे हैं। जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बैंक, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, डेप्टर, इनके लिए हम लोग बना रहे हैं फाइनल अकाउंट। तो ये लोग हमारा फाइनल अकाउंट देखेंगे, और जब ये लोग हमारा फाइनल अकाउंट देखेंगे तो वो क्यों देखेंगे, उनका डिसीजन करने के लिए देखेंगे, उनका डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब उनका डिसीजन मेकिंग हमारे फाइनल अकाउंट पे डिपेंडेंट है, राइट। तो हमारे फाइनल अकाउंट एकदम ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। तो हमको कुछ भी छुपाना नहीं है, जो भी है डिस्क्लोज करना है, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको बताता है कि किस क्या क्या डिस्क्लोजर करना जरूरी है। अब डिस्क्लोजर आप फाइनल अकाउंट के अंदर भी कर सकते हो, ऑन द फेस, और उसके बाद भी कर सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो 3 चीजें हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मोस्टली बताता है। क्या, रिकॉग्निशन कैसे करना कोई भी ट्रांजैक्शन का, वैल्यूएशन कैसे करना किसी एसेट का, और थर्ड, क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमको करने हैं, ठीक है। अब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों फॉलो करना चाहिए हमने, इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर हम सारे सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे ना, तो हमारे अकाउंट्स में कंपैरेबिलिटी आएगी। हम हमारे अकाउंट्स को दूसरों के अकाउंट के साथ कंपेयर कर पाएंगे। नंबर 1 कंपैरेबिलिटी, नंबर 2 ट्रू एंड फेयर आएगा, हमारा अकाउंटिंग बेस्ट होगा, राइट। जो भी आइटम्स मटेरियल है उसको हम प्रॉपरली प्रॉपर प्लेस पे डिस्क्लोज करेंगे। हमारे अकाउंट्स के वजह से यूजर्स का डिसीजन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के। क्लियर है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी AS1। बहुत सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, राइट। अब कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या बोलता था कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग फॉलो करते हैं,
उस अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, मतलब एवरी ईयर सेम पॉलिसी फॉलो करना है, राइट। अब पॉलिसी क्या है? पॉलिसी मेथड है, राइट, और वो मेथड को अप्लाई करने के जो प्रिंसिपल्स है उसको पॉलिसी कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये सारे मेथड यूज करते हैं, तो ये मेथड भी अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाती है। और इसको अप्लाई करने के जो प्रिंसिपल्स है, इसको यूज करने का जो प्रिंसिपल है, उसको भी अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, उसको हमको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है ना। बार बार चेंज करेंगे तो क्या होगा? आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे इंटर कंपनी और इंट्रा कंपनी। इंटर कंपनी यानी दो कंपनी के आपस का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इंट्रा कंपनी यानी हमारे ही कंपनी का पिछले साल के अकाउंट्स का करंट ईयर के अकाउंट से कंपैरिजन, इंट्रा कंपनी, ये भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये हमने प्रिंसिपल देखा था, वही ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलता है। और आपको याद होगा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में हमने और एक चीज पढ़ी थी कि अकाउंटिंग पॉलिसी को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो बोला है कि कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, फिर क्या बोला है कि आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो अगर तीन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, राइट। फर्स्ट कंडीशन, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से आपका अकाउंट्स और बेटर प्रेजेंट हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। नंबर टू, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हैं। नंबर थ्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हैं। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक भी, है ना, तीनों करने की जरूरत नहीं है। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाइज यू कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। और एक बार चेंज कर दिया फिर आपने उसको रेगुलरली फॉलो करते रहना, ठीक है। तो फटाफट एक बार रीड करते हैं। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब ये समझो आप, मेथड हो गया, डेप्रिसिएशन का मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने का मेथड, लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, राइट, या स्टॉक को कॉस्ट, एनआरवी, विचएवर इज लेस से वैल्यू करना, ये भी प्रिंसिपल है। और इसको अप्लाई करने की जो मेथड्स है ये, बराबर है, इसको कहा जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा, एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? मैंने आपको दो एग्जाम्पल तो दिया। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए फीफो लीफो यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम, रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करते हैं। और क्या एग्जाम्पल है? वैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है बेटा। ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, ये सजेस्टिव लिस्ट है, मतलब कंप्लीट लिस्ट नहीं है, कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ठीक है। थ्री कंसिडरेशंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ, कैसे याद रखना? पीएसएम याद रखो। पीएसएम मतलब तीन बातें आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर रहे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट का। अब आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं कौन से मेथड से करूं, राइट। तब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई मेथड। वो सेलेक्ट करने के पहले तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी तीन बातें? पीएसएम। पी यानी प्रूडेंस, एस यानी सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और थर्ड एम यानी मटेरियलिटी। प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी। अब ये तीनों क्या है? प्रूडेंस का मतलब होता है कंजर्वेटिज्म, ठीक है। मतलब आपका जो मेथड है वो ऐसा होना चाहिए कि वो प्रूडेंस को एंकरेज करता है, राइट। अब कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जब किया था तब, तो उसमें मैं आपको याद दिला दूं हमने क्या पढ़ा था। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता था कि एक्सपेक्टेड लॉसेस जो होने वाले हैं उसका प्रोविजन आप आज क्रिएट करो, राइट, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करना, ये प्रूडेंस है, राइट। तो जब आप मेथड सेलेक्ट करो तो वो मेथड ऐसा होना चाहिए कि वो मेथड के वजह से फ्यूचर प्रॉफिट आज रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर का लॉस आज उसका प्रोविजन हो सकना चाहिए, राइट।
अब सिंपल एग्जांपल दो, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम लोग करते हैं कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस करके। ये एग्जांपल है प्रूडेंस का। अगर आप विच एवर इज हायर करोगे ना तो फ्यूचर प्रॉफिट आज रिकॉर्ड हो जाएगा, जो सेल हुआ ही नहीं। इन्वेंट्री तो वो है ना जो सेल नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। विच एवर इज हायर पे रिकॉर्ड किया, इसका मतलब मैं क्लोजिंग स्टॉक जो बिका नहीं उसका प्रॉफिट भी आज मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। ये रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रूडेंस क्या बोलता है, फ्यूचर के लॉस का आप प्रोविजन करो पर फ्यूचर के प्रॉफिट का प्रोविजन नहीं करना। ठीक है, तो प्रूडेंस ध्यान में रखना। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है या कोई भी मेथड आपको अडॉप्ट करना है, राइट, उसका सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। बच्चों को ये कंसेप्ट बहुत कंफ्यूज होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। सब्सटेंस और फॉर्म, राइट। फॉर्म मतलब उसका बाहर का जो ढांचा है, बाहरी स्ट्रक्चर। सब्सटेंस मतलब उसके अंदर क्या है। आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हो तो आप उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है ना, लिक्विड, उसके लिए खरीदते हो, वो बॉटल के लिए आप कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद रहे हो, राइट। इसका मतलब सिंपल है कि आपके लिए भी अंदर जो है बॉटल के अंदर कोल्ड ड्रिंक, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बॉटल इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर। अकाउंट्स में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो वेरी सिंपल। फॉर्म का मतलब लॉज, रूल्स, रेगुलेशन। लॉस क्या बोलते हैं, है ना, रूल्स क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, ये फॉर्म हो गया। ठीक है। सब्सटेंस का मतलब ट्रांजैक्शन का एक्चुअल रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या बोलता है। ठीक है, अब इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, ध्यान से सुनना। हमने बचपन से सीखा है कि डेप्रिसिएशन वही कंपनी चार्ज करती है जो वो एसेट का ओनर होता है, राइट। जो एसेट का ओनर है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ये फॉर्म हो गया, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है, रूल्स भी यही बोलते हैं, लॉजिक भी यही बोलता है ना। लेकिन सब्सटेंस क्या बोलता है कि एसेट को जो यूज करने वाला है उसकी मोस्ट ऑफ द लाइफ तक, मान लो एसेट की लाइफ 10 ईयर्स है, प्लांट की लाइफ 10 ईयर्स है ना। उसका ओनर है मिस्टर ए, उसने लीज पर वो एसेट दे दिया मिस्टर बी को 8 साल के लिए। अब ए ओनर है नो डाउट, पर यूज कौन करने वाला है, बी। तो फॉर्म ये बोलेगा कि ए ओनर है ना, ए ने डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, ए ने उसको फिक्स एसेट बताना चाहिए अपने बैलेंस शीट में क्योंकि प्लांट है, राइट। लेकिन सब्सटेंस ये बोलता है कि यूज कौन करने वाला है, बी। मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ एसेट की किसके पास रहने वाली है, बी के पास। कुछ फायदा हुआ तो किसका होगा, बी का। नुकसान हुआ तो किसका होगा, बी का। मतलब रिस्क और रिवॉर्ड बी के पास है, तो बी उसका ओनर माना जाएगा। एक्चुअल ओनर बी नहीं है पर बी ओनर माना जाएगा जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। सब्सटेंस ये बोलता है कि बी ने डेप्रिसिएशन चार्ज करना और बी ने उसको फिक्स एसेट मानकर अपने एसेट साइड बताना, ए ने नहीं। क्लियर है। तो आप जब कोई पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हो, कोई मेथड को चूज कर रहे हो, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को एंकरेज करता हो। थर्ड, मटेरियलिटी, है ना। मटेरियलिटी का सिंपल मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। हमारे अकाउंट्स के यूजर्स कौन है, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, बैंक, गवर्नमेंट, मैंने बताया आपको इन्वेस्टर, ये सारे हमारे हमारे अकाउंट्स के यूजर्स है, राइट, हमारे स्टेक होल्डर्स है। इनका डिसीजन डिपेंड करेगा आप फाइनल अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, बराबर है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपने गलत प्रोवाइड की है तो उनका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आपने राइट बताई है तो उनका डिसीजन राइट होगा। मतलब आपका इंफॉर्मेशन सही गलत बताने से यूजर का डिसीजन राइट रॉन्ग हो सकता है, राइट। तो इसको बोलते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा मेथड जो मटेरियल माना जाएगा, जिससे यूजर का डिसीजन अफेक्ट होता है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे यूजर का डिसीजन अफेक्ट नहीं होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, वो इममटेरियल है। क्लियर। तो जब आप कोई मेथड अडॉप्ट करते हो तो आपने ध्यान में रखना है कि वो मेथड से मटेरियलिटी भी एनकरेज हो। 3 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है व्हाइल डिसाइडिंग एनी अकाउंटिंग पॉलिसी।
प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एस टू अकाउंटिंग पॉलिसी, एपी यानी अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर्स चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 चीजें हमको बताते हैं। रिकॉग्निशन कैसे करना ट्रांजैक्शन का, वैल्यूएशन कैसे करना, डिस्क्लोजर्स कैसे करना, राइट। अब यहाँ पे डिस्क्लोजर्स क्या करना है हमको, मतलब जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तब क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। हाँ, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज नॉर्मली एट वन प्लेस एंड शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करते हो आपको उसको एक ही जगह पे डिस्क्लोज करना है फाइनल अकाउंट के अंदर। यानी जैसे इन्वेंट्री के लिए हम फीफो यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन के लिए वेटेड एवरेज कर रहे हैं, राइट। ये सारा आपको एक ही जगह डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, व्हेन इज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिकमेंडेड, यानी अकाउंटिंग पॉलिसी को कब चेंज करना चाहिए। पहली बात तो कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, ये हमने सीखा हुआ है ना। लेकिन कब चेंज कर सकते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो एक बार पढ़ो। A change in the accounting policy should be made only of adoption of different accounting policy is required by statute, law, or for compliance with accounting standard, or if it is considered that the change would result in more appropriate presentation of financial statement। अगर आपको लगता है कि फाइनल अकाउंट बेटर प्रेजेंट होगा, अच्छे से बनेगा अगर मैं मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करता हूं। पॉइंट नंबर 3 का सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से सुनना। हम लोग अभी तक डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से फॉलो कर रहे थे। ये मानकर कर रहे थे कि हमारा जो बेनिफिट हो रहा है ना असेट से, वो हर साल रिड्यूस हो रहा है। तो बेनिफिट रिड्यूस हो रहा है तो डेप्रिसिएशन भी हमारा हर साल क्या होता है, कम होता है, राइट। लेकिन 4th 5th ईयर ऑनवर्ड्स हमने ये नोटिस किया कि हमको बेनिफिट है ना हर साल कम नहीं हो रहा है, हमारा बेनिफिट एवरी ईयर का सेम है। तो हमने सोचा यार डेप्रिसिएशन का मेथड हमारा एसएलएम रहा तो और बेटर अकाउंट्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमको बेनिफिट तो हर साल सेम मिल रहा है एसेट का। व्हाई नॉट डेप्रिसिएशन एसएलएम से किया जाए। अब हमने ये सोचकर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया, एसएलएम तो आप कर सकते हो, क्योंकि एसएलएम से करना बेटर अकाउंटिंग आपकी होगी। क्लियर है बेटा। 3, डिस्क्लोजर इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी हमने पॉइंट नंबर 5 में पढ़ा कि कब चेंज कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना है, और है देखो, और इसका मतलब एनी वन, ठीक है। एनी वन, एनी वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तीनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। अब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हमने कर दी, करने के बाद अब आपको क्या क्या डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। Disclosure in case of change in accounting policy when the change has material effect in current period, right। अगर चेंज करने से करंट पीरियड में मटेरियल इफेक्ट हो रहा है, मतलब सिंपल मटेरियल मैंने बताया आपको कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे यूजर का डिसीजन चेंज होता है, तो वो जानकारी मटेरियल हो गई, बराबर है। जैसे सिंपल है, मेरा 1000 रुपीज का नेट प्रॉफिट आ सकता था, लेकिन मैंने पॉलिसी चेंज कर दी, है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन कर रहा था अभी तक, अब मैंने उसको स्ट्रेट लाइन कर दिया, मैंने पॉलिसी चेंज कर दी। पॉलिसी चेंज करने से क्या हो गया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ गया। अब जो 1000 रुपीज का प्रॉफिट आने वाला था, अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो करता तो एसएलएम फॉलो करने की वजह से वो 500 रुपीज का लॉस हो गया, राइट। तो आप समझो पॉलिसी चेंज करने की वजह से जो प्रॉफिट हो सकता था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब ये मटेरियल इंफॉर्मेशन, बराबर है। तो क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, द नेचर ऑफ चेंज, मतलब आपने कौन से मेथड से कौन से मेथड में चेंज किया, ये फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन टर्म इन ऑन आइटम्स टू द पीरियड एक्सटेंट असर्टेनेबल,
राइट, यानी आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर आप उसका इफेक्ट असर्टन कर सकते हो तो। अब बहुत बार ऐसे होगा कि पॉलिसी चेंज तो कर दी, लेकिन उसका चेंज करने पे उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये मैं असर्टन अभी नहीं कर सकता हूं, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है असर्टन करना। हाँ, फ्यूचर में शायद हमको मालूम पड़ेगा तो हम डिस्क्लोज कर देंगे। अभी हम लोग पोजीशन में नहीं है ये जानने की कि भाई कितना प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप जान सकते हो, असर्टन कर सकते हो प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट हुआ, तो वो प्रॉफिट का फिगर भी बताओ कि हमारा प्रॉफिट इतने अमाउंट से करंट पीरियड में कम होगा या कम हुआ। जैसे 1000 का लॉस, 1000 का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन पॉलिसी चेंज करने की वजह से 500 का लॉस हो गया, मतलब 1500 रुपए का इफेक्ट हुआ आपके प्रॉफिट पे। 1500 का इफेक्ट हुआ, 1000 का प्रॉफिट हो सकता था, 500 का लॉस हो गया, मतलब 1500 का इफेक्ट हुआ। ठीक है, where the amount is not ascertainable in wholly or part, then indicate this fact। अगर प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, लॉस पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, अगर ये असर्टेन करना पॉसिबल नहीं है, फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो ये फैक्ट आप लिखो, मतलब डिस्क्लोज करो कि भाई प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये हमारे लिए असर्टेन करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तीन चीजें, पहले तो नेचर बताओ, कौन सा मेथड पुराना था, कौन सा नया मेथड है। नंबर टू, अगर प्रॉफिट पे उसका इंपैक्ट फाइंड कर सकते हैं तो प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ ये बताओ अमाउंट के साथ। प्रॉफिट और लॉस पे कितना इंपैक्ट हो रहा है ये अगर नहीं फाइंड कर सकते हैं तो खाली ये फैक्ट लिख के बता दो कि असर्टन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए क्या था, अगर पॉलिसी चेंज करने से मटेरियल इफेक्ट हो रहा है करंट पीरियड में, तो ये तीन चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, व्हेन द चेंज हैज मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड्स, राइट, मतलब चेंज करने से फ्यूचर के प्रॉफिट भी इंपैक्ट होंगे। अब सिंपल सी चीज, रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो किया तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन हर साल कम हो रहा है, एसएलएम से क्या होगा, डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा। मान लो असेट की लाइफ 5 साल है, अगले 5 साल का प्रॉफिट हमारा अफेक्ट होगा ये ये चेंज के वजह से, क्योंकि डेप्रिसिएशन अब मुझे अगले 5 साल तक सेम चार्ज करना है। अभी तक हर साल डेप्रिसिएशन कम हो रहा था, पर अब हर साल सेम रहेगा, तो डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने की वजह से मेरा फ्यूचर प्रॉफिट भी अफेक्ट होगा। तो अब मैं क्या डिस्क्लोज करूंगा, नेचर, ओल्ड मेथड से नए मेथड में आए तो वो ओल्ड बताओ न्यू बताओ। द फैक्ट दैट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज एन इम्पैक्ट इन लेटर पीरियड, और ये भी नोट में लिखकर बताओ कि फ्यूचर प्रॉफिट भी अफेक्ट हो सकता है। राइट, नंबर 7, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये भी हमने पढ़ा था जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। मैंने बताया था कि 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल माने जाते हैं। फंडामेंटल यानी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक, राइट, इतने बेसिक के सबको करना ही है। ठीक है, 3, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। राइट, गोइंग कंसर्न ये मानकर बिजनेस चलाना है कि हमारा बिजनेस, ये मानकर अकाउंटिंग करना है कि हमारा बिजनेस इंडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा। कंसिस्टेंसी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे उसको हमको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। राइट, और एक्रूवल यानी अकाउंटिंग में जो हम लोग एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे और इनकम रिकॉर्ड करेंगे वो एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। राइट, मतलब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कुछ रिसिप्ट आई तो रिसिप्ट को इनकम नहीं मानेंगे, इनकम को इनकम मानेंगे, कमाई को इनकम मानेंगे, पैसा आया उसको इनकम नहीं मानेंगे। ये एक्रूवल कंसेप्ट है, बराबर है। अब ये जो तीन है बेटा, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। एस क्या बोलता है, ये तीन सबको फॉलो करना है। राइट, और इतने फंडामेंटल है ये तीनों कि ये आपने कुछ नहीं बताया तो हम मान लेंगे कि आपने ये तीनों पॉलिसी फॉलो किए हुई है, तीनों प्रिंसिपल्स आपने फॉलो किए हैं। राइट, मतलब बोलने का ये है बेटा कि अगर आप ये तीनों प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो ना अकाउंटिंग करने के लिए, तो बताने की जरूरत नहीं है। आपने नहीं बताया, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो हम समझ जाएंगे कि आपने फॉलो किया हुआ है। आपको डिस्क्लोजर तभी देना है जब आपने तीनों में से कुछ फॉलो नहीं किया है।
एक्सेप्शनल रिकॉर्डिंग करनी है, आप समझो, एक्सेप्शनल डिस्क्लोजर करना है। नहीं फॉलो किया, डिस्क्लोज करो। फॉलो किया, बताने की जरूरत नहीं है, हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने फॉलो किया है। ठीक है, तो देखो, disclosure requirement as to FAA, fundamental accounting assumption. Case number 1, if all fundamental accounting assumptions are followed, अगर आपने सब फॉलो किया है, बताओ मत, बताने की जरूरत नहीं है, no specific disclosure is required, right? If any of fundamental accounting assumption, तीन में से कोई भी एक या दो या तीनों भी आपने फॉलो नहीं किया, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने ये फॉलो नहीं किया है। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया है, अब बहुत सी कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करती। कौन नहीं करता? जॉइंट वेंचर है, नहीं करते गोइंग कंसर्न, क्योंकि जॉइंट वेंचर 6-8 महीने में बंद होने वाला है। कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई और वो लिक्विडेट होने वाली है, वो भी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेगा, राइट? तो आप अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम क्यों फॉलो नहीं किया है। हमने बताना कि भाई हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और हम इंसॉल्वेंसी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, इसके लिए हमने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया। नहीं फॉलो किया, डिस्क्लोजर करना। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा, देखो, एक्स लिमिटेड हैज सोल्ड इट्स बिल्डिंग फॉर ₹40 crore टू वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड हैंडेड ओवर द पोजीशन ऑफ बिल्डिंग टू वाई लिमिटेड। द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज ₹25 lakh। 25 लाख की बिल्डिंग है, 25 करोड़ की बिल्डिंग है, 40 करोड़ में बेचा, मतलब 15 करोड़ का हमारा प्रॉफिट हुआ। एक्स ने बेचा वाई को। However, till the end of the financial year, the legal and registration formalities have not been completed, right? मतलब वो एसेट जो हमने बेचा ना, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ ही नहीं कुछ भी, है ना? For this reason, the company does not want to recognize the sale and want to show the amount received as an advance. अब कंपनी को 40 करोड़ मिले, राइट? तो कंपनी चाहती है कि हमने इसको सेल नहीं मानना, इसको एडवांस मानो, क्योंकि 40 करोड़ तो आए ना, तो आप उसको एडवांस मानो, सेल नहीं, ऐसा कंपनी बोल रही है। क्यों? उनका लॉजिक क्या है कि अभी जो एसेट हमने बेचा उसका रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी कमेंट अपॉन द कंपनीज इंटेंशन। अब आप मुझे बताओ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमने यहाँ पे पढ़ा था। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है? लीगल फॉर्मेलिटीज जो है ना, वो फॉर्म है। सब्सटेंस का मतलब रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास है, वो सब्सटेंस है, राइट? तो मुझे आप एक चीज बताओ, फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, ये तो हुआ नहीं। तो फॉर्म फॉलो करना है कि सब्सटेंस फॉलो करना है? सब्सटेंस, क्योंकि लाइन पढ़ो ना आप, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब फॉर्म नीचे है, सब्सटेंस ऊपर है। अगर दोनों में कंफ्यूजन है, दोनों में क्लैश हो रहा है, दोनों में डिसएग्रीमेंट है, फॉर्म में और सब्सटेंस में, तो क्या फॉलो करना है आपको? सब्सटेंस फॉलो करना है, फॉर्म नहीं, राइट? हमारे एग्जाम्पल में रजिस्ट्रेशन क्या है? फॉर्म। अब लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड, वो प्रॉपर्टी का रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास है? बायर के पास है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, 40 करोड़ की बिल्डिंग हमने सेल कर दी वाई को। अब अगर बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है, प्रॉफिट होता है तो वाई का, लॉस आया तो भी वाई का, मतलब रिस्क और रिवॉर्ड तो वाई को ट्रांसफर हो गया ना। फिर सब्सटेंस के हिसाब से वाई ओनर बन गया लीगली। वाई ओनर नहीं है, फॉर्म के हिसाब से वाई ओनर नहीं है, पर सब्सटेंस के हिसाब से वाई ओनर हो गया। तो आपको सेल मानना पड़ेगा इसको, इसको आप एडवांस नहीं मान सकते, राइट? स्टार्ट करो, इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, द ट्रांजैक्शन
is to be treated as sale and not advance and not advance, right? The substance of transaction, the substance of transaction states that states that if risk and reward pertaining to asset are transferred, then it should be considered as sale. It should be considered as sale. Registration is just a formality. रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म की बात हो रही है, हाँ, इज जस्ट फॉर्मेलिटी। ठीक है बेटा, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारा खत्म हो गया, सिंपल सा एएस था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। एएस 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री।